रिक्वेस्ट फ्रॉम आशीष जी टू पंकज जी वेट मैनेजमेंट पे एक सेशन लेने के लिए। तो बहुत सारे मिथ होते हैं, वेट मैनेजमेंट आजकल एक इतना बड़ा हाइप है और इसके अराउंड बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं लोगों को, और ये इतना बड़ा कहेंगे कि हाइप बना दिया कॉमर्शियल मार्केट की वजह से भी कि हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। थोड़ा सा भी वेट बढ़ती है, हमें लगता है कि नहीं, अगर मेरी हाइट इतनी है तो मेरा वेट इतना ही रहना चाहिए। तो उसी के बारे में, वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं कुछ कंसेप्ट्स पे आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है समझने, अगर आप अपना वेट मैनेज रखना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वेट मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्यों आता है हमारे दिमाग में। वो इसलिए क्योंकि हम एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। हम सबको ये आइडिया है कि वेट जब बढ़ता है, बहुत ज्यादा वेट होना या ओबेसिटी कहीं ना कहीं बहुत सारी हेल्थ इश्यूज को इनवाइट करती है। कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाई बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो ओबेसिटी की वजह से हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हमारा वेट मैनेज रहे, कंट्रोल में रहे। तो वेट मैनेजमेंट, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बताऊंगी, वेट मैनेजमेंट इज नॉट अ क्विक फिक्स फॉर्मूला, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखें तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। मे बी हो सकता है कि आप एकदम स्टैंडर्ड वेट पे ना रहें सारी जिंदगी, कि अगर आप 5 फीट 5 इंच हैं तो आपका 55 किलो ही वजन ना रहे, हो सकता है 60 हो, लेकिन आप एक अच्छी, हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, तो वेट मैनेजमेंट एक क्विक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, जिसको जरूर ध्यान रखना जरूरी है। ये एक लाइफस्टाइल है। अब ये एक लाइफस्टाइल क्यों है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे अपने आसपास, जो बहुत हेल्दी लोग देखे होंगे आपने, बहुत ओवरवेट लोग, लेकिन आपने देखा होगा कि यार उसको कोई हेल्थ इशू नहीं है, ही इज डूइंग फाइन इन हिज लाइफ और बहुत एक्टिव भी है। और उसके अपोजिट आपने कॉन्ट्रास्ट में ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बहुत वेट मैनेज्ड होता है, बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस भी कर लेते हैं, लेकिन उनको अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं, या फिर डिजीनेस हो गई है, चक्कर आ गए हैं, स्टेमिना नहीं है, हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, हेयर फॉल जो बहुत ज्यादा हो गया है, इवन बोन डेंसिटी कम हो गई है, ज्वाइंट्स और बोन्स जो है वो वीकन पड़ गई हैं। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि वेट मैनेजमेंट का मतलब हेल्दी वेट मैनेजमेंट है। आप जब भी वेट के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को मेंटेन रखने के बारे में सोच रहे हैं, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन हेल्दी वेट मैनेजमेंट। ठीक है, इस आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो, मैं 30 मिनट्स का मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा, कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप एंड में पूछ सकते हैं मुझसे, और टाइप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, तो मैं उनके जवाब लास्ट में दे दूंगी। और तो बात मैं आपसे कह रही थी कि हमारा हेल्दी वेट मैनेजमेंट होना चाहिए। और जस्ट अ मिनट, ओके। तो हेल्दी वेट मैनेजमेंट में मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करूंगी जो आपको ध्यान रखने चाहिए। देखिए, क्या होता है, आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि यार मुझे तो हवा भी लग जाती है, मैं तो पानी भी पीऊँ ना तो भी मोटा हो जाता हूँ। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि यार वो तो घी में भी नहा ले तो भी मोटा नहीं होता। ऐसा कहते हुए आपने सुना होगा जरूर कि यार वो तो हमेशा फास्ट फूड्स खाते हैं, हमेशा ऑयली खाते हैं, खूब डट के खाते हैं, लेकिन फिर भी उनके तो चर्बी नहीं चढ़ती, और हम तो मतलब साथ साथ सूखी रोटी भी खाएं तो हमारे मोटापा आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये हमारा मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली क्या है, जस्ट अ मिनट। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या है, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और हमें एनर्जी देता है। तो ये हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म है। अगर सिंपल फॉर्मूला मैं आपको समझाऊं तो जो भी आप खाना खाते हो वो फ्यूल की तरह काम करता है। अगर वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है तो आपको एनर्जी देता है। तो मेटाबॉलिज्म हमारा अगर सही हो तो क्या होता है कि आपका जो वेट रिडक्शन का जर्नी है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। अगर आप कोई भी रास्ता अपना रहे हो तो वो इजी हो जाता है आपके लिए, अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो। अभी हम बात करते हैं डाइट प्लान की। जब भी आप वेट मैनेजमेंट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि किसी डाइटिशियन से डाइट प्लान ले लूं और उसको फॉलो कर लूं तो मेरा वेट
सही हो जाएगा, या मैं जीरो साइज हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो डाइट प्लान्स हाँ काम करते हैं, लेकिन सिर्फ डाइट प्लान से कुछ हो सकता है ऐसा नहीं है। बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं जिन्हें हम फैट डाइट्स कहते हैं, क्योंकि वो आते जाते रहते हैं। जीएम डाइट से शुरू हुए थे, अगर हम देखें तो जीएम डाइट था, पैलियो डाइट है, कीटो डाइट है, डिटॉक्स डाइट है। इसके अलावा आजकल बहुत ज्यादा जो फैशन में है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें हम 18 घंटे फास्ट रखते हैं, 6 घंटे का विंडो रखते हैं खाने के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे फैशनेबल डाइट प्लान्स हैं जिनको हम आते जाते यूज करते रहते हैं, और हमें लगता है कि इनसे सब कुछ हो जाएगा। देखिए, डाइट प्लान इज सिंपली, आपको कोशिश की जा रही है, एक फॉर्मूले पे काम करता है डाइट प्लान मेनली, कि हाउ मच कैलोरी यू आर इनटेकिंग एंड हाउ मच कैलोरी यू आर बर्निंग। कैलोरी इनटेक पे ध्यान देता है। डाइट प्लान का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही होता है कि किसी इंसान के कैलोरी इनटेक कितना है। जैसे आपने ये भी सुना होगा कि जब आप डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो कहती है कि मैं आपको 1000 कैलोरीज का डाइट प्लान दे रही हूँ, या मैं आपको 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान दे रही हूँ, या 800 कैलोरीज का डाइट प्लान दे रही हूँ। इस तरह से हम कैलोरी काउंट पे फोकस रखते हैं डाइट प्लान में। लेकिन डाइट प्लान का जो फैशनेबल डाइट प्लान है, उनकी सबसे बड़ी एक ही ड्रॉबैक या शॉर्टकमिंग होती है कि वो किसी जो अपनी न्यूट्रिशन प्लेट होती है, जो हमारी खाने की थाली है, वो संपूर्ण आहार जिसे कहते हैं हम, उस पे ना ध्यान देकर वो किसी एक एलिमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं और एक दो एलिमेंट को अवॉइड कर जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत ही नुकसान करता है बॉडी को। कैसे नुकसान करता है? जैसे कि अगर मान लीजिए आपने हाई प्रोटीन डाइट और लो कार्ब डाइट ली, हाई प्रोटीन एंड लो कार्ब डाइट आपको डाइटिशियन ने दी, तो उससे क्या होगा, आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं दिन भर। जैसे आपने देखा भी होगा, यंगस्टर्स जो जिम ज्वाइन करते हैं तो उनको नॉर्मली यही इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि 12 अंडे खा लो, इतना दूध पी लो, है ना। उसका प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार अगर आपने उसके बाद उस डाइट को छोड़ दिया, पहली चीज तो ये समझिए कि हमारे ऑर्गन्स की कैपेसिटी है। अगर आप अचानक से कोई भी चेंज करते हैं तो आपके ऑर्गन्स पे स्ट्रेस पड़ता है। जैसे अगर आपने हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट ली तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, छोटा सा बताना चाहूंगी। हाई प्रोटीन डाइट यानी कि ज्यादा प्रोटीन को पचाने में, आप जो भी खाते हैं उसको पचाने का काम लीवर का होता है, ये सब हम जानते हैं। जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो क्या होता है, लीवर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो हो सकता है आपका लीवर बर्दाश्त कर जाए, लेकिन अगर आपको पहले से कोई भी हेल्थ इशू होगा तो आपका लीवर हो सकता है ना बर्दाश्त कर पाए और उसको डैमेज हो जाए। जैसे फैटी लीवर्स हो जाते हैं, या फिर लीवर का जो फंक्शनिंग है वो बहुत स्लो पड़ जाती है। आपका लीवर का फंक्शनिंग 60% रह जाता है, 50% रह जाता है, या फिर आपको और भी बहुत सारे किडनी और लीवर के इश्यूज आ जाते हैं। लो कार्ब डाइट, नॉर्मली जब हम डाइट प्लान्स की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर मैं खाने में से निकाल दूं तो मैं पतला हो जाऊंगा। मे बी हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाए, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते हो सकता है आपका 1-2 किलो वजन घट जाए जब आप कार्ब्स को निकाल दें। लेकिन मैं अगर आपको लॉन्ग टर्म की बात बताऊं तो वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ह्यूमन माइंड जो हमारा ब्रेन है उसको कार्ब्स एक लिमिटेड अमाउंट में जरूर चाहिए होती है। अगर आप देखेंगे जो लोग कार्ब्स मतलब के अनाज और दुनिया जान के कार्ब्स होते हैं, अनाज दालें ये सब अपने खानों में से हटा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को नील कर देते हैं, आप देखेंगे उनको एक्चुअली माइंड फॉगिंगनेस कहते हैं हम इसे न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में। मतलब उनको अक्सर चीजें भूल जाते हैं, वो उन्हें लगता है अभी तो मैं कुछ कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। तो इस तरह से माइंड फॉगिंगनेस मतलब एक्चुअली उनका ब्रेन काम करना स्लो कर देता है, और इस तरह के प्रॉब्लम में आपको डिमेंशिया या अल्जाइमर की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो हमारी बॉडी के लिए बेसिकली मैं यही बताना चाह रही थी इससे कि जो फैशनेबल डाइट्स हैं अच्छी हैं, लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं वो किसी एक एलिमेंट पे ज्यादा फोकस करती है, और हो सकता है वो एलिमेंट हमारी बॉडी ना पचा पाए पूरी तरह से। क्योंकि देखिए, डाइट्स नॉर्मली एक डाइट एक तरह की बनाई जाती है, लेकिन हम सबकी बॉडी डिफरेंट है, हम सबके जीन्स डिफरेंट है, हम सबका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, और इसी तरह आपके हर किसी के, इवन आप अगर अपने घर में देखें, अगर आप 4 मेंबर हैं तो आप चारों मेंबर्स की लाइक्स डिसलाइक्स अलग होती हैं, आपका डाइजेशन चीजों को लेकर अलग होता है। कुछ लोगों को दाल डाइजेस्ट नहीं होती, जबकि मूंग की दाल, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, मूंग की दाल सबसे हल्का खाना माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों को मूंग की दाल डाइजेस्ट नहीं होती।
कुछ लोगों को भिंडी, बैंगन ये डाइजेस्ट नहीं होते, जो सीड्स वाले सब्जियां होती हैं। तो एक फैमिली में भी जब हम 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, उन सबका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कंपोजिशन डिफरेंट होता है। तो आप सोचिए एक ही डाइट सारी दुनिया पे कैसे काम कर सकती है। तो डाइट जरूरी नहीं है कि हर किसी को फायदा ही करे, कुछ नुकसान भी होते हैं, कि शॉर्टकमिंग्स भी होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी एक एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं तो बेसिकली आपको और खास उसका नुकसान होता है, जैसे ब्रेन के बारे में मैंने भी बताया। और खास तौर पे अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, जैसे आज के टाइम में या किड चाइल्ड ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है, तो ऐसे में तो मैं जरूर सलाह दूंगी कि आप जब भी वेट मैनेजमेंट का प्लान करें तो आप पूरी जो न्यूट्रिशन की प्लेट है, जो आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए प्लान करें, ना कि किसी फैशनेबल डाइट को ध्यान में रखते हुए। तो हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको जैसे लेमैन लैंग्वेज में समझाया कि जैसे एक इंजन होता है, इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है, ऐसे हमारी बॉडी है, उसको चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है। जब फ्यूल मतलब फूड हम अंदर डालते हैं बॉडी में तो डाइजेशन होता है और एनर्जी बाहर आती है। अगर आप सोचिए आपका फ्यूल घटिया क्वालिटी का होगा, आप जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं उन सबके कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा, कुछ पेट्रोल पंप पे आपको लगता है कि फ्यूल साफ नहीं होता, जब आप वहां से डलवा लेते हो तो आपकी गाड़ी की एवरेज गिर जाती है ना। ऐसे हमारी बॉडी है, अगर हम जो फ्यूल है, जो खाना है, वो अच्छा न्यूट्रिशियस नहीं खाएंगे, कुछ एलिमेंट्स को निकाल देंगे, तो आपकी बॉडी की एवरेज भी घट जाएगी। जब बॉडी की एवरेज घट जाएगी तो आप उससे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो ज्यादा अच्छी चलेगी या ज्यादा लॉन्ग टर्म चलेगी, उसका वियर टियर भी ज्यादा होगा जब आप फ्यूल अच्छा नहीं डालेंगे। तो यही हमारा मेटाबॉलिज्म है। यही रीजन है कि कुछ लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे जिम भी कराते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि मेरा वेट तो टस से मस भी नहीं हुआ, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। और इसके मेटाबॉलिज्म स्लो होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टार्विंग मोड में ले गए हैं, या फिर कुछ न्यूट्रिशन एलिमेंट्स आपके थाली में से मिसिंग है। दूसरा, आपके जो हॉर्मोन्स हैं, जब आप खाना कोई चीज हटा देते हैं या फिर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, तो जो आपके हॉर्मोन्स हैं, कुछ हॉर्मोन्स हमारे खाने को हमारे खाने का जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करते हैं, तो वो हॉर्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। और इसीलिए आप कितनी भी मेहनत करते हैं, आप भूखे रहते हैं पूरे दिन, या बहुत कम सिर्फ सैलेड पे रहते हैं, और फिर आप वर्कआउट भी करते हैं, फिर भी आपका वजन नहीं घटता, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। जैसे ये बैटरी आपको दिख रही है, अगर इसकी आपके फोन सेल फोन की चार्जिंग अगर कम है तो उसमें हाई पिक्सल वाली फोटोज नहीं खुलेंगी, या कोई गेम खेलना चाहे तो बार बार हैंग होगा। तो वैसा ही हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म के साथ है। नेक्स्ट हम जाते हैं, जैसे मैंने अभी बात की कि कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारी वेट्स को कंट्रोल करते हैं, हमारी भूख को, हमारे भूख ना लगने को कंट्रोल करते हैं। उनमें मेन है जैसे लेप्टिन एंड ग्रेलिन हार्मोन। लेप्टिन हार्मोन क्या होता है? लेप्टिन हार्मोन होता है आपको फील करवाता है, फुल फील करवाता है। मतलब आपने खाना खाया और आपका पेट भरा हुआ है, या कई बार आप बिना खाना खाए भी आपको लगता है ना कि यार आज तो बहुत भारी भारी सा हो गया, मुझे फुल फील हो गया, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। इट मीन्स आपका लेप्टिन हार्मोन जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिव है उस दिन। तो जब लेप्टिन हार्मोन बैलेंस्ड में रहता है तो आपको जितना आपने खाया उस हिसाब से फील होता है फुल। और अगर आपका लेप्टिन हार्मोन जो है वो उसका लेवल डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होता है, आपने खाना पूरा खा लिया फिर भी आपको फुलफिलनेस नहीं होती, मतलब सेटिस्फेक्शन माइंड में नहीं होती कि मेरा पेट भरा है। ठीक है, तो इसलिए हम बार बार खाना खाते रहते हैं। तो हॉर्मोन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही ग्रेलिन हार्मोन है जो हमें भूख का एहसास करवाता है। तो अगर ग्रेलिन हार्मोन आपका ज्यादा एक्टिव हो जाए तो क्या होता है, आपको बार बार भूख लगती है। तो इस तरह से भी हमारा जो वेट लॉस है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और चीज बताना चाहूंगी। एक कंसेप्ट जो है बहुत जरूरी कंसेप्ट है, वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। देखिए, एक होता है कि आपको सिर्फ जो वेइंग मशीन है उस पर अपने नंबर्स कम करने हैं, ठीक है, और दूसरा होता है कि आपको अपनी बॉडी को हेल्दी करना है, आपको बेसिकली फैट को रिड्यूस करना है अपनी बॉडी के। अगर आपकी बोन्स, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, कुछ लोग दुबले पतले होते हैं लेकिन उनका वेट ज्यादा होता है,
और हम कह रहे थे कि तेरी हड्डियों का वजन ज्यादा है, एक्चुअली सिर्फ हड्डियों का नहीं, उनके मसल मास ज्यादा होता है, उनका बोन और मसल मास अच्छा होता है, और इसलिए उनका बॉडी फैट जो है वो परसेंटेज कम होता है, और इसलिए वो मतलब वेट ज्यादा होते हुए भी दुबले पतले दिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टारगेट वेट लॉस से ज्यादा फैट लॉस पे होना चाहिए। फैट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका बॉडी फैट और एक होता है आपका विसरल फैट। बॉडी फैट आपका जो होता है, बॉडी फैट जो होता है आपका वो बॉडी फैट आपका आपके दिखाई देता है, जैसे आपको चर्बी जो दिखाई देती है बेसिकली। बॉडी फैट को हम कैसे कम कर सकते हैं? बॉडी फैट का आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे उसे मसल मास में कन्वर्ट करना, समझ रहे हैं आप? सारा बॉडी फैट आप अगर फोकस करेंगे कि मुझे सिर्फ बर्न करना है तो आपको लंबा टाइम लग सकता है। तो बॉडी फैट के लिए हमारा क्या फंडा होना चाहिए कि बॉडी फैट को मैं मसल मास में कन्वर्ट कर दूं। इसके दो फायदे होंगे। पहली चीज, आपका वेट रिड्यूस होगा और आप जो है फैटी नहीं रहेंगे। दूसरी चीज, आपके मसल स्ट्रांग होंगे। जब मसल स्ट्रांग होंगे तो आपका एनर्जी लेवल, स्टेमिना, एंड्योरेंस आपकी ज्यादा अच्छी होगी और आपकी हेल्थ भी, ऑर्गन्स की हेल्थ भी जो है वो ज्यादा अच्छी होगी। दूसरा फैट जो होता है ये होता है विसरल फैट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विसरल फैट क्या होता है बेसिकली, देखिए लेफ्ट साइड में, मतलब मेरे लेफ्ट साइड में आपको ये आपको इंटेस्टाइन्स दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लीन है, और जो राइट साइड में है उसमें क्या है, फैट डिपॉजिट हो गया। तो विसरल फैट कौन सा फैट होता है? जो हमारे ऑर्गन्स के अराउंड डिपॉजिट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विसरल फैट जो होता है सबसे पहले लीवर के ऊपर डिपॉजिट होता है। तभी आप लोग लीवर के टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर नॉर्मली बोलता है ना फैटी लीवर है। फैटी लीवर मतलब आपके लीवर के ऊपर फैट डिपॉजिट हो गया, और जब फैट डिपॉजिट हो जाता है तो बेसिकली आपके लीवर की एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। और जब अगर आप उसके बावजूद भी खाना अच्छा हैवी खा रहे हैं तो होता क्या है, ऐसी मशीनरी जो टूट फूट गई है, जिसको रिपेयर की जरूरत थी, अगर आप उस पर लोड ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगी टोटली। ठीक है, तो लीवर सिलिकोसिस की आजकल आप देखें तो बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं। पहले ये वर्ड सुनने में नहीं आता था, लेकिन पिछले 2 साल में मैंने इतने पेशेंट्स देखे हैं लीवर सिलिकोसिस के। तो बेसिकली उसका रीजन कहीं ना कहीं यहीं से होके जाता है, विसरल फैट डिपॉजिट होने से शुरुआत होती है। और अगर आप देखें, जो बच्चे जो बैचलर्स घरों से निकलकर जॉब्स के लिए अकेले रहते हैं, पीजीज में रहते हैं, उनको फैटी लीवर की बहुत इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली बाहर का खाना खाते हैं, न्यूट्रिशनल खाना खा नहीं पाते। तो बैड फैट जो है वो ज्यादा जाता है गुड फैट्स की कंपैरिजन, और उनके लीवर्स और ऑर्गन्स के पास डिपॉजिट हो जाता है। तो फैट जो है, हमारा जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम फैट लॉस करें। फैट लॉस कैसे हो सकता है? प्रॉपर अगर आपका खाने की जो थाली है वो बैलेंस्ड हो, अगर उसमें जो चीज ज्यादा होनी चाहिए वो ज्यादा और कम वाली चीज कम है, तो आपका फैट लॉस इजिली हो जाता है। उसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे फिटनेस इंप्रूव होती है आपकी, आपका स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, जैसे मैंने बताया भी कि फैट लॉस तो होता है और मसल मास अगर इंक्रीज होता है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, आपकी एजिंग कम हो जाती है, क्योंकि आपके ऑर्गन्स अच्छा काम कर पाते हैं, उन पे बर्डन नहीं होता। अगर कोई जैसे आपकी गाड़ी की अगर बात करें, क्योंकि आप लोग थोड़ा इजीली समझ पाएंगे, अगर आपकी गाड़ी में हमेशा फ्यूल अच्छे से जाए और जो आप लोग जो भी लुब्रिकेंट्स वगैरह डलते हैं वो ठीक से डलें, सर्विस टाइम पे हो, तो क्या होता है, गाड़ी की एज भी बढ़ती है, उसकी जो माइलेज है वो भी अच्छी बनी रहती है लंबे टाइम तक। तो इसी तरह से आपकी बॉडी है, अगर बॉडी में मसल्स अच्छे हों मतलब, तो उसकी एजिंग भी कम होती है। और रिस्क ऑफ डिजीज जो है, डायबिटीज या फिर थायराइड या और भी जितने भी रिस्क हैं, आपके आर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन है, वो रिस्क भी कम हो जाते हैं। इसके अपोजिट अगर आप वेट लॉस क्रैश डाइट या फिर इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब अगर आप अपनी बॉडी को जाने बिना गलत तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हैं, या ऐसी एक्सरसाइज कर लेते हैं जो आपकी बॉडी को फिट नहीं बैठती है, या आप डाइट ऐसी कर लेते हैं जो किसी एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया, तो उससे क्या होता है कि ये सारी चीजें माइनस में चली जाती है। तो ये था फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस। तो आई थिंक के
हमारा टारगेट फैट लॉस का होना चाहिए। जब फैट लॉस होगा तो अल्टीमेटली हमारा वेट जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा और हम एक ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे बताया गया है कि दोनों पर्सन सेम ही है, ओके, और दोनों का जो वेट है वो सेम है, लेकिन जो कम बॉडी फैट वाला पर्सन है वो स्लिम दिख रहा है और ज्यादा बॉडी फैट वाला पर्सन मोटा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्लिम है उसका राज क्या है कि उसका मसल मास ज्यादा है। ठीक है, तो जितना हमारा मसल मास ज्यादा होता है उतना हम ज्यादा अच्छे दिखते हैं, हमारी बॉडी टोन्ड अप दिखती है। ये देखिए इस एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ मैं आपको। इस देखिए ये इस तरह से होती है लेयरिंग। फैट होता है हमारा, मसल होता है और फिर बोन होती है सेंटर में, कोर में। तो अगर हमारी बोन डेंसिटी अच्छी है प्लस हमारा मसल अच्छा है, मसल मास बढ़ जाए, तो फैट धीरे धीरे अपने आप कम होता चला जाता है। ये सही तरीका है अपने वेट को हेल्दी मैनेज करने का, बजाय इसके कि हम अपने एक्सरसाइज करके हम अपने मसल मास को कम कर दें, वियर एंड टियर कर दें, और इस फैट को एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो क्रैश डाइट या हम फैट डाइट्स करते हैं, एक्चुअल अगर आप अपनी सिचुएशन देखें, अभी फिलहाल में अगर आप किसी के ऐसे के संबंध में आए हो तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी शेयर करके दिखाऊंगी। आप एक्चुअली अगर आप उनका हेल्थ चेकअप करवाएं तो उनका जो बॉडी फैट होता है वो कई बार बहुत ज्यादा होता है, जबकि वो पतले दुबले दिख रहे होते हैं। ये एक्चुअलिटी है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जो वेट रिड्यूस करने के बाद हमारे पास आते हैं कि मुझे बोन्स में और जॉइंट्स में बहुत पेन है, और जब मैं उनके टेस्ट करवाती हूँ तो अक्सर निकल के आता है कि उनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है और उनका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिज्म बॉडी का, वो बहुत लो होता है। मेटाबॉलिज्म अगर आप कभी चेक करें तो आपका ऑलमोस्ट लेडीज का 2000 प्लस होना चाहिए रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, और जेंट्स का 1800 कम से कम होना चाहिए। जबकि अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें जिसने क्रैश डाइट करके वेट लूज किया होगा तो आप देखेंगे उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो 1100-1200 के आसपास पाता है और उनका स्टेमिना बहुत कम होता है। इसीलिए आप देखेंगे उनको बहुत जल्दी थकान होती है या बहुत वीकनेस चेहरे पे दिखती है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है कि हमारी बोन डेंसिटी भी अच्छी रहे, मसल मास बढ़े और फैट हमारा बॉडी का रिड्यूस हो जाए। तो नॉर्मली कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम वेट लॉस शुरू करते हैं और डाइटिंग शुरू करते हैं और 3 महीने बाद कुछ नहीं होता और हम फिर से फास्ट फूड पे चले जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। तो लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए वेट मैनेजमेंट हेल्दी अगर आपको करना है तो उसके 4 पिलर्स हैं। पहला है न्यूट्रिशनल डाइट। न्यूट्रिशनल डाइट का मतलब मेरा ये है कि आपकी प्लेट में हर चीज हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, लेकिन एक जरूरत की मात्रा में हो, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हो। प्रोटीन, क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है, हमारे बाल, नाखून, स्किन मेनली प्रोटीन से बने होते हैं, हमारे जितने सेल्स हैं बॉडी के वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो वियर एंड टियर जो होता है वो भी प्रोटीन से ही रीबिल्ड होता है। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। उसके अलावा होल ग्रेन्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है, तो अगर हम फाइन कार्बोहाइड्रेट्स की जगह होल ग्रेन्स यूज करना शुरू कर दें, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है। मतलब मैदा और आप जितने भी ऐसी चीजें खा रहे हैं जो रिफाइंड है बहुत ज्यादा, उनकी जगह आप होल ग्रेन्स यूज कर दें। छिलके वाली दाल हो गई जो फाइबर रिच है, और इसके अलावा वेजिटेबल्स, जो आपका एक्चुअली जो प्लांट बेस्ड फूड है वो आपकी थाली का आधा पोर्शन होना चाहिए। इससे क्या फायदे होते हैं, पहली चीज, जितने भी फल फ्रूट और सब्जियां जिनमें कलर्स होते हैं, कलर्स में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है और हमें लाइफस्टाइल डिजीज या फिर ये कह लें कि जो ऑटो इम्यून डिजीज है, कैंसर है, डिमेंशिया है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, ऐसी बहुत सारी सोराइसिस है और लिवर सिलिकोसिस है, बहुत सारी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज है आज के टाइम में। तो फल फ्रूट, जो फल और सब्जियां होती हैं जिनके कलर बहुत वाइब्रेंट होते हैं, उनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है जो इन सबसे लड़ने में हमारी हेल्प करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है। इसके अलावा फ्रूट और सब्जियों में माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं न्यूट्रिशन के, जैसे जिंक है, सल्फर है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, सोडियम है, आयोडीन है। ये बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं,
लेकिन अगर इनमें से किसी की भी कमी हो जाए तो हमें कोई भी बड़ी बीमारी हो सकती है। कई बार आप देखते हैं ना कि किसी बड़ी एज की लेडी को अगर कैंसर हो जाता है तो हम नॉर्मली कहते हैं, मान लीजिए कोई दादी नानी है उनको कैंसर हो जाता है तो हम कहते हैं यार ले बता कोई दादी कोई सिगरेट पीती थी या ड्रिंक करती थी जो उनको कैंसर हो गया, वो कौन सा ड्राइव करती थी धुएं में, घर में रहती थी फिर भी बता, गांव में रहती थी फिर भी कैंसर हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाते हैं तो भी आपको ये बीमारियां होने का डर रहता है। और वैसे भी आजकल आप जानते हैं कि हमारे खाने पीने में, फल सब्जियों में कहीं ना कहीं केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हमारी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से गुजरती है। अगर ऐसे में आपके खाने में फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं जाते या कोई जिंक सल्फर जो हमें चाहिए अगर वो नहीं जाते तो भी हमारी बॉडी जो है वो बेसिकली ऑर्गन्स काम नहीं कर पाते और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का शिकार हो जाती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी होती है। तो वेट मैनेजमेंट के 4 पिलर्स में से सबसे पहला पिलर है कि आपकी जो थाली है, आपका जो खाना है तीनों टाइम का, 3 बड़े मील्स होते हैं, 2 छोटे मील्स होते हैं हमारे खाने में, तो उनमें भरपूर आइटम्स होनी चाहिए, हर तरह की आइटम होनी चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी, कार्ब्स भी और फाइबर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी। किसी भी चीज को हमें अवॉइड नहीं करना है, लेकिन हाँ हमें उनकी क्वांटिटी लिमिट करनी है, ठीक है। सेकेंड पिलर जो है हमारा वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या होता है? स्ट्रेस से एक्चुअली आपने सुना होगा नाम जरूर, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है हमारा, जो स्ट्रेस की वजह से इंक्रीज हो जाता है, जिसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और वही ओबेसिटी को जन्म देता है। तो स्ट्रेस में क्या होता है, जैसे इस पिक्चर में बता रहा है वो, स्ट्रेस में हम लेडीज नॉर्मली ओवर ईटिंग करती हैं, ओवर शॉपिंग भी कर देती है, जो हस्बैंड के लिए स्ट्रेस हो जाता है फिर बाद में। तो क्रेडिट कार्ड लेके निकल गए, स्ट्रेस हुआ, घर में झगड़ा हुआ, शॉपिंग करने निकल गए, बाद में हस्बैंड को स्ट्रेस हो गया, तो ओवर ईटिंग हो जाती है। अनहेल्दी खाना खाया जाता है क्योंकि आप स्ट्रेस में होते तो लगता है चलो छोड़ो यार, सब कुछ जो मन में आ गया वो खाओ, और पानी वगैरह पीना आप भूल जाते हो, आप मील स्किप कर देते हो। लेडीज की नॉर्मली आदत होती है गुस्से में खाना नहीं खाती है, कोई टेंशन है तो खाना नहीं खाती है। तो स्ट्रेस में क्या होता है, आपकी बॉडी, ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा रीजन स्ट्रेस भी है। जेंट्स के साथ भी होता है, ऑफिस का स्ट्रेस होता है, ऑफिस में आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया तो आप खाना मिस कर देते हैं, उसकी जगह 3-4 बार चाय पी लेते हैं, तो क्या होता है कि आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है और आप कहीं ना कहीं ओबेसिटी की तरफ धकेले जाते हैं। स्ट्रेस से क्या होता है, आपका कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, शुगर इंटॉलरेंस है, वो जो बॉडी का है वो गड़बड़ हो जाता है। आपका लेप्टिन हार्मोन जो मैंने बताया था आपको कि फुलफिल करवाता है, उसकी गड़बड़ हो जाती है, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, मतलब आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो होता क्या, आप खाना खाते हैं वो वैसे ही फ्लश आउट हो जाता है, आपको एनर्जी नहीं मिलती और कहीं ना कहीं सिर्फ फैट्स ही जो है बॉडी में रह जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो हमारा पिलर है वो है स्लीप, नींद। अच्छी नींद बहुत जरूरी है अगर आपको अपना वजन घटाना है। अगर आप रात को बहुत लेट तक जाग रहे हैं या फिर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो भी आपके लिए वजन घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि नींद की वजह से हमारे बॉडी के जो रिएक्शंस हैं, एक्चुअली देखिए मैं आपको एक सिंपल लाइन में बताऊं तो वेट मैनेजमेंट सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी का काम नहीं है, इसमें बॉडी और माइंड दोनों का गेम है। और आपको नहीं पता, अगर आप इसको डिटेल में कभी पढ़ने बैठे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मेटाबॉलिक अडेप्टेशन एक वर्ड है जिसको जरूर गूगल कीजिएगा, चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि जो लोग जिम जाते हैं या रैश कुछ करके 3 महीने में वजन घटाते हैं, बाउंस बैक क्यों होता है तो आपको पता चलेगा। मेटाबॉलिक अडेप्टेशन एक टर्म है, उसको चेक कीजिएगा। तो गेम, जब आप अपनी बॉडी का वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक किसी की भी बात करते हैं, आशीष जी की बात करते हैं, आशीष जी ने लॉकडाउन में बहुत सारी सेविंग की और उन्होंने एफडी बनाई, और जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मिसेज आशीष ने कहा कि मुझे शॉपिंग करनी है, डायमंड्स खरीदने हैं, तो उन्होंने अकाउंट से पैसे निकालने शुरू कर दिए। अब इसमें क्या होगा, आशीष जी की रिएक्शन क्या होगी? नेचुरली वो सोचेंगे यार जो इतनी मेहनत से बचाया था उसको, बैलेंस को मेंटेन रखूं ना, यही उनकी रिएक्शन होगी। कि मान लीजिए अकाउंट में 2 लाख रुपए थे और मिसेस आशीष ने 50,000 निकाल लिए, तो आशीष जी की कोशिश रहेगी कहीं से भी एडजस्ट करूं बजट को, वो 50,000 फिर से डिपॉजिट कर दूं। यही हमारी बॉडी करती है।
जब आप बॉडी से वेट रिड्यूस करते हैं, उसका हार्ड अर्न फैट जब आप घटाते हैं, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी कहती है यार इतनी मेहनत से तो ये फैट इकट्ठा किया था, इसने निकाल दिया, अब इस फैट को कहीं से तो इकट्ठा करूं दोबारा। तो वो हॉर्मोन्स के जरिए हमारे साथ गेम खेलती है। तो इसलिए आपके पास अच्छी नींद और स्ट्रेस फ्री अगर आप होना जानते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकती कि स्ट्रेस फ्री रहे लाइफ में, क्योंकि स्ट्रेस तो आएगा, लेकिन हाँ उसको अगर आप अवॉइड करना, उसको हैंडल करना जानते हैं, तो आप अपने वेट को मैनेज इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है मेनली 4 पिलर्स हैं। जो चौथा पिलर है वो है वर्कआउट। तो वर्कआउट बहुत जरूरी है। ये कहना गलत होगा कि आप सिर्फ कुछ पिल्स खा लीजिए या फिर आप कुछ डाइट प्लान ले लीजिए और सिर्फ इनसे ही आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। कहीं ना कोई मेथड वर्कआउट का आपको रखना जरूरी है। चाहे अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते, एक्चुअली वर्कआउट में भी आपको एक कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है, क्योंकि बॉडी उसकी भी यूज टू हो जाती है। तो आपको वॉक, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के साथ साथ थोड़ी मसल ट्रेनिंग, थोड़ी योगा, हर चीज का कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है। ठीक है, तो आज जो मैंने कवर किया, मुझे लगता है कि कुछ आपको हेल्प हुई होगी। बेसिकली मेरा जो मैंने आपको बताया उसका क्रक्स यही है कि वेट मैनेजमेंट को एक शॉर्ट टर्म गोल मत बनाइए, एक क्रैश कोर्स मत बनाइए, इसको एक लाइफस्टाइल की तरह जिए, तो आपका जो वेट लॉस है ना वो परमानेंट रहेगा। अगर आप ऐसे सोच कर कि मुझे 2 महीने में इतना वजन घटाना ही है, इस तरह से चलेंगे तो होगा क्या, वो बॉडी और माइंड आपके साथ ज्यादा स्मार्टली बिहेव कर सकते हैं और वो बाउंस बैक कर सकते हैं, या वो कहीं ना कहीं से अपना पूर्ति कर लेंगे। वो आपकी स्किन को डल कर देंगे, आपके बाल इतने झड़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी टांगे खड़े होने लायक नहीं रहेंगी, आप पता चला कि 2 किलोमीटर चलने लायक नहीं गए, पहले आप भागते थे। तो कोई फायदा नहीं है ऐसे वेट रिड्यूस करने का भी। तो इसको एक लाइफस्टाइल बनाइए जिसमें अपने खाने पे ध्यान दीजिए, खाने के सभी एलिमेंट्स को एंजॉय कीजिए। बल्कि मैं कहूंगी जैसे ज्यादातर लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि देसी घी बहुत फैटी होता है, लेकिन मैं तो आपसे कहूंगी कि दिन में 2 चम्मच देसी घी खाना बहुत जरूरी है अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। कैसे खाना है वो उसका तरीका होता है, बस ये कि कुछ हमें थोड़ा सा अपने हैबिट्स में, थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज में, थोड़ा सा अपना कुकिंग स्टाइल में, उनमें चेंज करना होता है। थोड़ा सा अपनी जो माइंड है जो हमारे साथ गेम खेलता है हॉर्मोन्स के जरिए, हमें भी उसके साथ गेम खेलना है और अपना स्मार्टली हमें वेट रिड्यूस करना है। तो ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जब आप मतलब इसे एक जिंदगी भर की जर्नी समझिए, इसे कोई 15 दिन का वीकेंड या वीकेंड का वो मत समझिए कि घूम के आ गए, लेकिन आप इसे लाइफ टाइम जर्नी समझिए। आप इसको एंजॉय कर पाएंगे, क्रेविंग्स भी नहीं होंगी, आप सब कुछ खा पाएंगे। अगर मैं बताऊं तो अभी मैंने अभी एक पर्सन को हेल्प किया और उन्होंने लॉकडाउन में 10 किलो वेट रिड्यूस किया है और काफी अच्छा इंच लॉस भी किया है। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आइसक्रीम, पिज्जा, घर में होममेड सब कुछ खाया है, मतलब नान, भटूरे, छोले, जो भी आजकल सबके घरों में बहुत कुछ बन रहा है लॉकडाउन में, क्योंकि बाहर का खाना बंद है। तो सब कुछ खाते हुए, डाइट प्लान करते हुए उन्होंने 10 किलो वेट रिड्यूस किया, प्लस इंच लॉस भी किया, थोड़ा मसल बिल्डिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन यही है कि आप उसको एक इंजॉय कीजिए उस लाइफस्टाइल को, तो वेट मैनेजमेंट बहुत सिंपल हो जाता है और आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे लगता है कि मैं कुछ हेल्प कर पाई होंगी आप लोगों की। अगर आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं। मीनू जी, हाँ जी, एक मिथ है कि जी रात को रोटी नहीं खानी चाहिए, यानी चपाती नहीं खानी चाहिए। हाउ, वो क्या होता है वो? देखिए सर, वैसे मिथ नहीं है, इसके पीछे देखिए कुछ लॉजिक्स हैं। ठीक है, जैसे मैं एक जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे मायके साइड भी और ससुराल में भी हम जैन हैं। तो हमारे घर में सभी लोग 7, 7:30 बजे डिनर कर लेते हैं। तो मिथ एक्चुअली ये है कि लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए और खाने और सोने के बीच में गैप होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक मैं आपको समझाती हूँ, साइंस क्या होती है। ज्यादातर लोग जो रात को लेट खाते हैं वो दिन में भी अगर आप सुबह देखोगे ना, उनका मॉर्निंग रूटीन भी गड़बड़ होता है। और जब बॉडी बहुत लंबा गैप होता है ना खाने में, तो बेसिकली बॉडी सारी एनर्जी को फैट में कन्वर्ट कर देती है।
तो हमें प्रॉपर डाइजेशन रहे, इसके लिए नॉर्मली ये रूल बनाया गया था कि खाना शाम को टाइम से खाना चाहिए। ये नहीं बनाया गया था कि डिनर स्किप करना चाहिए। रूल ये था, मतलब मानना ये था हमारे बड़े बुजुर्गों का कि हमें शाम का खाना टाइम से खा लेना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक ये था कि पहले लाइट्स भी इतनी नहीं होती थी। तो अभी तो जैसे अगर आप में से कोई मतलब जैन धर्म को थोड़ा बहुत जानता हो तो चौमासा लगा हुआ है, मतलब 4 महीने ये बारिश के होते हैं जिनमें कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं। तो जैन लोग शाम को 7 बजे तक दिन छिपता है तब तक खाना खा लेते हैं। उसके पीछे लॉजिक यही है कि एक तो आपको अंधेरे में कुछ उल्टा सीधा गिर गया मच्छर वच्छर, तो पहले तो लोग छत पे बैठ के खाना खाते थे, अब तो घरों में एसी में बैठ के खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली बॉडी को रेस्ट मिल जाता है। देखिए दिन भर हम कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहते हैं। अगर बात की जाए सुबह 8 बजे 7 बजे आप उठते हैं, उसके बाद अगर आप डाइट प्लान पे भी हो तो कुछ ना कुछ तो खाते रहते हो, चाहे गाजर मूली खा गए हो, तो आपके लीवर को भी कहीं ना कहीं रेस्ट चाहिए होता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा बताया गया था कि शाम का खाना अगर आप टाइम से खा लें, और उसके बाद क्योंकि 1 घंटे बाद दूध भी पीने का कहा गया था कि गर्म दूध जरूर पीना चाहिए, तो होता क्या है उन सब चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर को थोड़ा स्पेस मिल जाता है, इसलिए बताया गया था सर। तो डिनर स्किप करने के लिए नहीं कहा गया था, डिनर को टाइमली करने के लिए कहा गया था और थोड़ा हल्का रखने के लिए कहा गया था। ओके, थैंक यू। श्रुति जी, ये भी तो कहा जाता है कि रात में कार्ब्स कम खाने चाहिए, ऐसा क्यों है? क्या? सॉरी, रात में कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने चाहिए, ऐसा क्यों है कि प्रोटीन ले रात में तो उससे वेट मैनेज होता है? नहीं अनुपमा जी, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो हर मील में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे 3 बड़े मील और 2 छोटे मील होते हैं। नॉर्मली अगर आप प्रॉपर खाना खाते हैं होने ऐसे ही चाहिए, 5 मील होने चाहिए आपके, 3 बड़े मील 2 छोटे मील, 2 स्नैक्स आइटम, 2 स्नैक्स टाइमिंग होते हैं इंडिया में। तो 5 मील में आपके थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए। तो रात को आपको कार्ब्स अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा रेगुलरली करेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ सुबह उठ के आपको अजीब सी झुंझलाहट होगी, क्योंकि ब्रेन को सही काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को भी देखिए, मतलब आप इसके केसेस भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, मैं आपको एक पेज का लिंक शेयर करूंगी तो वहां पे अच्छे केसेस हैं। तो जो ये डिमेंशिया और बाहर जहाँ जितना ज्यादा प्रोटीन डाइट का, मतलब कोई भी एलिमेंट आपको बहुत एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, चाहे प्रोटीन हो चाहे कार्ब्स हो, सबका बैलेंस जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को अवॉइड करते हो ना, तो कहीं ना कहीं जो बनाया गया है वो आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को ध्यान में रखकर बनाया गया। तो और कार्बोहाइड्रेट्स को खास तौर पे जैसे कई बार होता है कि छोटी एज में बच्चों का वजन बढ़ जाता है तो उनके कार्ब्स, तो आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो हैम्पर हो सकता है, उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है। तो ब्रेन का कार्बोहाइड्रेट से बहुत बड़ा लिंक है। जैसे मैंने कहा कि रिफाइंड कार्ब्स मत खाइए, सिंपल कार्ब्स मत खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए। उनमें क्या डिफरेंस है, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स? सिंपल कार्ब्स मतलब जो खाना आपको लगता है बहुत जल्दी खा के आपको अचानक भूख लग जाती है, वो सिंपल कार्ब है। और जो खाकर आपको बहुत जल्दी, जैसे दलिया है, जितने भी छिलके वाली दालें हैं आपकी, मतलब जिसमें फाइबर हो, कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर हो, जैसे ओट्स हो गए आपके। पर मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जितना आप सीजनल, लोकल और फ्रेश खाएं उतना अच्छा है। कोई भी ब्रांडेड ओट्स आप जो लाते हैं, मतलब मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि जितने भी आप पैक्ड फूड ओट्स वगैरह लाते हैं उनमें इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इतनी हिडन शुगर होती है कि वो हमें पतला, तो पतले के एक्चुअली बहुत सारे मायने होते हैं, मैं तो यही कहूंगी कि वो हमें पतला नहीं करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप वेइंग स्केल पे अच्छा मेजर करें वही अच्छा है। हेल्दी रहने के लिए जरूरी है कि आप जितना हो सके सीजनल, लोकल और फ्रेश खाएं। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन और है मेरा कि अगर जैसे थायराइड जिसको होती है, थायराइडिज्म की प्रॉब्लम, तो हाइपोथायराइडिज्म में कि अगर उसकी बात करें तो दही या लेमन, ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा नुकसान करती हैं। मेरे केस में ही ले लीजिए, मैं अगर दही ज्यादा ले लेती हूँ या मेरे को 13 ईयर से ऊपर हो गए, आई थिंक
18 इयर्स हो गए जिसमें कि मेरे को थायराइडिज्म है। तो दही है, लेमन है, ये चीजें जो भी सिट्रस हैं लेती हूँ तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या गला बहुत ज्यादा बहुत हार्श सा फील करती हूँ। ऐसा क्यों होता है? देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं तो थायराइड और लेमन और दही का कोई रिलेशन नहीं है। ओके। थायराइड का जो प्रॉब्लम है उसका एक सिंपल साइंस है। हमारी बॉडी में, लेडीज की बॉडी में खासतौर पे क्यों प्रेगनेंसी के आसपास ही थायराइड होता है, उसका भी जी। लॉजिक समझ आ जाएगा आपको। बॉडी में कैल्शियम और प्रोटीन का एक बैलेंस होता है कि इतना परसेंटेज कैल्शियम और इतना परसेंटेज हमें प्रोटीन चाहिए होता है। नॉर्मली जी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी के आपने देखा होगा ज्यादातर 90% लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान या पोस्ट प्रेगनेंसी थायराइड डिटेक्ट होता है। जी, मेरे को भी पोस्ट प्रेगनेंसी हुआ था। हाँ जी। तो होता क्या है, उस टाइम हम किसी एक एलिमेंट को ध्यान नहीं रख पाते, या तो आपकी कैल्शियम डेफिशिएट हो जाते हो या फिर प्रोटीन डेफिशिएट। अगर आप प्रोटीन डेफिशिएट हो जाते हो तो आपको थायराइड हो जाता है, कैल्शियम डेफिशिएट हो जाते हो तो थायराइड हो जाता है। अगर आपका कैल्शियम डेफिशिएट होता है तो बेसिकली आपको हाइपोथायराइड हो जाता है, और अगर आप प्रोटीन डेफिशिएट होते हैं तो हाइपरथायराइड हो जाता है। तो बेसिक साइंस ये है। अब आपकी बात पे आते हैं कि दही और नींबू से, तो आप ये देखिएगा, आप जरूर उस दही या नींबू को दिन छिपने के बाद ले गए होंगे जब भी आपको प्रॉब्लम होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मॉर्निंग में भी अगर लो तो हो जाता है। ओके, ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आपको ये थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, ये मे बी ओके। आपको गले में मतलब जो भी है आपका जुकाम, या मतलब ये कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, उसलिए आपको गले में दिक्कत हो जाती है। आपका खट्टी चीजों के लिए इम्यूनिटी जो है वो शायद लो है, पर ये थायराइड से रिलेटेड नहीं है। मैं खुद ओके। लास्ट 14 ईयर से हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है मुझे, काफी हद तक अब मैं कवर कर चुकी हूँ, और मैं दही नींबू सब कुछ बहुत अच्छे से खाती हूँ, इवन हर चीज खाती हूँ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि भिंडी नहीं खानी चाहिए, गोभी नहीं खानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल लॉजिक कैल्शियम और प्रोटीन का है। अगर आपको थायराइड है, आप कितनी एमसीजी की दवा लेते हैं? 100। 100। अगर आप अपना कैल्शियम इंटेक बढ़ा दीजिए और विटामिन बी का इंटेक बढ़ा दीजिए, ठीक है? नहीं, मैं लेती हूँ कैल्शियम के अलग से मैं लेती हूँ विटामिन वगैरह की टैबलेट्स। बट वैसे भी मैंने काफी हद तक, बीच में मेरा 25 भी आया था एक बार, तो मैंने उसको योगा वगैरह से, अपनी और चीजों से 1.5 ले आई थी हर मंथ में। बट कई बार होता है, मैं जब लेती हूँ ना ये चीजें, दही वगैरह, ऐसा नहीं है मैं नहीं खाती हूँ, ये लेती हूँ, बट मैंने जो नोटिस किया है कि इन चीजों से मेरा होता है गड़बड़, तो मैंने सोचा शायद नहीं, कुछ वो और रीजन हो। इम्यूनिटी, दही और खट्टी चीजों के लिए आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं है शायद, इसलिए। 1.5 आपका क्या आ गया था, मतलब थायराइड का लेवल आ गया था? यस, टीएसएच। एक्चुअली मैं आपको वही बता रही हूँ, इसीलिए आपका शायद बाउंस बैक कर गया। जो थायराइड के लेवल्स हैं वो आपके मिड में रहना चाहिए। 1.5 इसका मतलब आप डोज जो थी वो ज्यादा ले रहे थे। नहीं नहीं, डोज तो चेंज की ही नहीं। अच्छा, पर वो बॉडी कई बार ऐसा होता है ना, रिकवरिंग मोड में होती है अनुपमा जी, मतलब आपकी बॉडी एक्चुअली रिकवर हो गई थी, उसको उतनी डोज की जरूरत नहीं थी, और आप वही सेम डोज ले रहे थे, मतलब बॉडी में डोज ज्यादा जा रही थी। ओके। आप कभी भी टीएसएच जब देखें तो कोशिश करें कि वो 2+ हो, 2 से 4 के बीच में, मतलब 3.5 तक अच्छा होता है। अगर आपका 2 से नीचे जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको डोज एक्स्ट्रा पहुंच गई बॉडी में। अगर आप विटामिन बी और कैल्शियम का अपना इंटेक बढ़ा देते हैं नेचुरली भी, जरूरी नहीं है सप्लीमेंट्स ही ले, नेचुरली भी बढ़ा सकते हैं, तो मैं आपको मतलब दावा कर सकती हूँ कि आपकी जो थायराइड की टैबलेट आप जो भी ले रहे हैं वो आपकी डोज कम हो सकती है बहुत हद तक। विटामिन B12, विटामिन बी, सिर्फ विटामिन B12 नहीं, ओके विटामिन बी का होल, मतलब ओके, यस। विटामिन बी का एक्चुअली क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत बड़ा रोल होता है, और वेजिटेरियंस को विटामिन बी कम मिलता है इंडियन डाइट के हिसाब से। तो विटामिन बी अगर आप अच्छा लेते हो और कैल्शियम आपका अच्छा है लेवल, तो आपका थायराइड ऑलमोस्ट क्योर तो नहीं कहूंगी क्योंकि थायराइड कोई बीमारी नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ ये कि आपका थायराइड ग्लैंड बैलेंस में आ जाएगा, तो आपकी दवाई बंद हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच।
मीनू जी, एक क्वेश्चन मेरा था इसमें। हाँ जी। जैसे हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, अगर सपोज पर्टिकुलर पोर्शन से अगर हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, नॉट एज ए होल बॉडी, सपोज जैसे लोगों को यूजुअली जो प्रॉब्लम आती है, पर्टिकुलरली मैं जेंट्स को देखता हूँ, तो टमी एरियाज में ज्यादा वेट की प्रॉब्लम होती है। होल बॉडी परफेक्टली फिट, बट मतलब टमी के साइड से थोड़ा सा उनको इश्यू होता है। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए सो दैट कि वी कैन रिड्यूस आवर टमी और टमी एरिया? सर देखिए, उसके लिए बेसिकली टमी क्यों निकल आता है, क्योंकि सिटिंग जॉब होती है जेंट्स की। लेडीज नॉर्मली फिर भी थोड़ा, इवन लेडीज का भी बेली फैट ही ज्यादा होता है देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, इसमें ना थोड़ा सा अगर आप एक्सरसाइज पैटर्न पे ध्यान दें तो इजी रहेगा आपके लिए बेली फैट को कम करना। होता क्या है, अगर आप मसल्स के देखें, मसल्स का कंपोजिशन देखें बॉडी में, तो जो आपका जो बेली का मसल है वो 3 हिस्सों में होता है। हम क्या करते हैं, क्रंचेस करते हैं, और बेली का जो मसल है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। अगर उसके बजाय आप साइड्स के मसल पे ध्यान दोगे, जो स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका बेली फैट जल्दी चला जाएगा, आपकी बॉडी जल्दी टोन्ड हो जाएगी। हम क्या करते हैं, छोटे मसल पे बहुत स्ट्रेच देते हैं और उसको बहुत टाइम लगता है। इतनी हमारे पास पेशेंस भी नहीं होती सर, इतना डिसिप्लिन भी नहीं होते नॉर्मली हम, क्योंकि ऑलरेडी मतलब इतनी चीजों में उलझे होते हैं कि अपने लिए टाइम प्रायोरिटी बना नहीं पाते। तो अगर आप राइट मसल पे टाइम देंगे तो जल्दी रिजल्ट आएंगे आपको। तो अगर आप साइड के जो आपके मसल्स होते हैं प्लस आपके थाइज जो हैं, उन मसल्स को आप अगर वर्कआउट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही वो मसल स्ट्रॉन्ग होंगे आपके, आपका बेली फ्लैट होने लग जाएगा। ओके, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? वैसे आप कभी भी किसी आपको कोई पर्सनल क्वेरी हो तो डेली पोशन करके मेरा पेज है फेसबुक पे, और इसके इसी वीडियो में, फेसबुक के वीडियो में आपको मिल जाएगा लिंक, तो आप मुझे पर्सनली भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। और अभी तो क्लिनिक बंद है, वरना मैं गौर सिटी 2 में क्लिनिक है मेरा, वहां पर भी बैठती हूँ। ओके, तो आशीष जी को आप शेयर कर दीजिएगा। आशीष जी हमको वो लिंक ग्रुप में शेयर कर देंगे। श्योर सर। आशीष जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स सर। बस जी, थैंक यू वेरी मच मीनू जी, बहुत अच्छा लगा, इट वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव। यस, रियली इंफॉर्मेटिव। या थैंक यू सो मच मीनू जी। थैंक यू। बस मेरी ये थी कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ, कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग वेट मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।